चलिए भाई, तो हम लोग कल जो है डिस्कस कर रहे थे, तो क्वांटम संख्या लगभग सभी को निकालना आ गया ना। अच्छा, पांच चारों के पांच थे तुम? अच्छा, पांच थे। चलेगी? पैर है क्या उसके? पार्टी है? हाँ। चलिए, ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम लोग कार्बन से चर्चा करते हैं। और देखिएगा, कार्बनिक रसायन का सबसे बड़ा रोल क्या होता है। कार्बनिक रसायन के बारे में आप लोग जानते हो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो केवल कार्बन पर निर्भर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो केवल कार्बन पर निर्भर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? किसको गर्मी लग रही है? अभी गर्मी शांत भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी कार्बनिक रसायन है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कार्बन पर। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो यूनिक एलिमेंट्स है। यूनिक, यूनिक का मतलब समझते हैं? यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्भुत। मतलब मोर देन, अधिकतम पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। जितने भी आप अपने आमने सामने अगल बगल दाएं बाएं जो भी देख रहे हैं, हर एक में क्या है? कार्बन है। चाहे आप पेपर देख रहे हो, चाहे आप कपड़े पहने हो, चाहे आप पेन चला रहे हो, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, टेबल बेंच रोटी, कुछ भी, क्यों भाई? कार्बोहाइड्रेट इज द कार्बन। तो मतलब कार्बन एक, इसीलिए उसको यूनिक एलिमेंट्स बोला जाता है। तत्वों में सबसे अनोखा तत्व जो है वो है कार्बन। कार्बन की उपयोगिता भी है, और उसकी अगर जिसकी उपयोगिता होती है तो उसकी क्या होती है? कुछ डिमेरिट्स भी होती है, अनुपयोगी भी होते हैं। कार्बन हमारे लिए कहीं पर अगर बेनिफिशियल है तो कहीं पर वो हमारे लिए नुकसानदायक, हार्मफुल है। कार्बन, भाई जितने भी आप बैलून्स लगे देख रहे हैं, ये क्या है? इसमें कार्बन है। जितने भी आप गंदी पॉलीथीन होते हैं, जो भी आपके प्लास्टिक्स होते हैं, जिनको आप डिस्ट्रॉयड नहीं होते तो जो फिर चले जाते हैं, उन्हीं से तो बैलून्स बना दिए जाते हैं। और जो रद्दी क्वालिटी की जो पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, उसको कर देते हैं। क्योंकि जो जो पॉलीमर्स होते हैं, ये कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होते। ये चैन इनकी इतनी लॉन्गेस्ट होती है कि इसको हम क्या कर सकते हैं? दूसरे फॉर्म में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। आपने देखा प्लास्टिक के जूते, चप्पल, जो भी वगैरह वगैरह, पाइप जो भी होते हैं, ये सब जाते हैं, इसके बाद उसको फिर मेल्ट करके और दोबारा फिर उसी को क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। क्योंकि ये जो होता है, ये डिकम्पोजेबल नहीं है। प्लास्टिक या पॉलीथीन ये कभी भी क्या नहीं होती है? डिकम्पोज नहीं होती है। इसीलिए हजारों साल में तो हो सकता है भाई, लेकिन हजारों साल में भी डिकम्पोज करना इसको क्या पड़ता है? मुश्किल पड़ता है। तो इसको क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि प्लास्टिक पे बहुत पहले बैन लगाया गया था, लेकिन वो लग नहीं पाता है सही से। ये क्या होती है कि जो हमारी पन्नी वगैरह होती है, आपने देखा होगा, इससे गाय जो होते हैं, गाय जो कूड़ा सब्जी वगैरह भर के फेंक देते हैं, हरी पत्तियां भर के, तो गाय खा जाती है, तो बहुत सारे जानवर इससे मर जाते हैं। क्योंकि ये जो पन्नी खाते हैं तो उनके अंदर पेट में चली जाती है, तो डिकम्पोजेबल तो है नहीं, इकट्ठा हो जाती है, इससे क्या होता है? जानवरों की मौत होती है। दूसरी बात, इसमें से एक और भी कंडीशन थी कि जो पॉलीथीन्स होती है, इनसे क्या होती है? जो नालियां वगैरह होती है, सीवर्स लाइन्स होती हैं, वाटर लाइन्स होती हैं, ये भी जाम हो रही थी, सीज हो रही थी। तो बार बार प्रयास, शायद हमको लगता है कि 2-3 बार तो प्रयास हो चुका है पन्नी बंद करने का, कुछ दिन बैन भी रहा है, इसके बाद वो लेकिन सफल नहीं रहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर से जब बाजार जाता है, मार्केट जाता है, तो झोला लेके जाता नहीं, उसको शर्म आती है, वो वहीं पन्नी लेकर ही क्या लेता है? सामान लेता है। इसमें से कितने जो ऐसे लोग हैं जो मार्केट जब जाते हैं तो अपने घर से झोला लेके जाते हैं? कोई नहीं ले। आप जाते हैं? हाँ, तो आप अगर झोला लेके जाते हैं, हाँ, देखिएगा जो लोग लेके जाएंगे तभी सुधरेगा। विपिन कुमार तो लेके जाते हैं, लेकिन अमित कुमार को भी तो लेके जाना चाहिए। सब कुछ अगर विपिन कुमार ही करेंगे तो अमित कुमार क्या करेंगे? क्यों भाई? भाई सभी का दायित्व बनता है, केवल विपिन कुमार के झोला ले जाने से पॉलीथीन बंद नहीं हो जाएगी। हमारे झोला ले जाने से केवल पॉलीथीन बंद नहीं हो जाएगी। मोदी जी के झाड़ू लगाने से पूरा देश साफ नहीं हो जाएगा। जब हम स्वयं अपने आप को बदलेंगे तब देश बदलेगा, तभी सुधरेंगे, तब पूरा जग सुधरेगा। उम्मीद आप दूसरे से करते हो, स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है? तो देखिएगा, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या प्रतीक होता है? सी होता है। कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6। परमाणु भार 12। इसका सजगता कितनी होती है? सजगता 4। इसका समूह कौन सा होगा? समूह 4 होगा। आवर्त कौन सा हो? आवर्त सेकेंड होगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ब्लॉक कौन सा होगा? पी ब्लॉक होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन जो होता है बोहरबरी के अनुसार, बोहरबरी जो होता है, बोहरबरी के अनुसार, ये आपका जो बोहरबरी होता है 2-4 है ना, 2,4 बोहरबरी समझते हैं? बोहरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिएगा, सेकंड थिंग्स होता है कि अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो ये हमारा कार्बन होता है, और
ये न्यूक्लियस होता है। इसके ये देखिएगा ऐसे जो होती है, ये हमारी पहली सेल हो गई और ये हमारी दूसरी सेल हो गई। पहली सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 2 होगी, दूसरे में कितनी होगी? 1 2 3 और 4 होगी। ठीक है। एसपीडीएफ के अनुसार आपने देखा कि पी ब्लॉक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 होगा, 2p, 1s2 के बाद यहाँ पर आपका आएगा 2s2 होगा और 2p2 होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा कार्बन, और यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपका अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बन C6 और 12 और C6 और 14, ये इसके क्या है? इसके क्या है भाई? इसके समस्थानिक हैं। इसके क्या है? समस्थानिक है। और कार्बन जो 6 और 14 का उपयोग जो होता है जीवाश्मों की आयु या पेड़ों की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन जो है, कार्बन आपका क्या है? कार्बन आपका क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, या कह सकते हैं नॉन मेटल है। क्या है? तो यहाँ पर इतना आप लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। क्या हुआ? हो गया? हाँ, ऋषि कुमार हो गया? थोड़ा बाकी है? है? पढ़े? और तुम्हारा अजय करे तेरे 29 जनवरी को, 30 जनवरी है? 30 है? अच्छा, तुम्हारा 30 फरवरी को है। वो कह रहा है हमारा 30 फरवरी को है। अभी स्पेशल उसके लिए होगा, विशेष डे 30 फरवरी है। 12 फरवरी, 14 फरवरी कहीं जा रहे हो? रोड पे ना दिखना, लाठी गिरेगी, ध्यान रखिए। क्योंकि अब वैसे जो शिवसेना वाले हैं कम मारते हैं, आरएसएस और शिवसेना बजरंग दल, कानपुर में उनका टांडो रहता है। और यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और बजरंग दल का प्रकोप रहता है, ऐसे अपने कानपुर में भी काफी हद तक, और जिस एरिया में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बजरंग दल और शिवसेना का काफी स्कोप है और भारी भरकम, इसलिए सावधानी हटेगी तो दुर्घटना, इसलिए ध्यानपूर्वक नहीं। मतलब 14 तारीख को आप देखिएगा, इसमें क्या होती है, 14 तारीख एक विशेष डे होता है ना? और उसमें क्या होता है, अगर इसमें से 80 अगर वो पूछा जाएगा, तो इसमें से केवल 20% लोग जो होंगे 14 फरवरी का सही जानकारी रखते होंगे, और 80% जो है बस 14 फरवरी जानते हैं, है ना? कितने लोग जानते हैं वास्तविक जानकारी? हाँ, यहाँ पर हो गया सभी का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ, ऐसे क्या आप सर्दी नहीं है? सभी ने लिख लिया, तुम लिख ही नहीं पाए रहे हो अभी तक। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए, जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन के अपरूप जो होते हैं, यहाँ पर आपका होता है कार्बन का अपरूप, एक होता है
देखिए अपरूप दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय रूप कौन कौन से होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन, और एक आपके होते हैं क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म बहुत सारे होते हैं, काजल, कोयला, लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, ये सब कार्बनिक अपरूप है। लेकिन इन अपरूपों को आप जानिएगा, ये जो अपरूप हमारे हैं डायमंड, ये क्या है? डायमंड। दूसरा हमारा है ग्रेफाइट, और तीसरा है हमारा फ्लोरीन 60। डायमंड जो होता है ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का कुचालक, और ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर का मतलब होता है कुचालक। क्या मतलब होता है? डायमंड जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड जो होता है इसकी जो संरचना होती है, डायमंड की संरचना कैसी होती है? डायमंड की संरचना जो होती है यहां पर आपको मालूम होगी, थ्री बीमी होती है। क्या होती है? थ्री बीमी होती है, या हम इसी को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल होती है। और यहां पर जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट आपका विद्युत विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल होती है। और फ्लोरीन जो होता है इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। किसकी? फ्लोरीन 60। जो मार्कर में इंक होती है वो फ्लोरीन 60 ही होती है लगभग। बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। कार्बन के एक मॉलिक्यूल्स में 60 एटम जो होते हैं वो किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 60 एटम किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस होता होगा। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर तुम किस दुनिया में खोए रहते हो? अब न सीख पाए तो फिर न सीख पाओगे। अब बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ऑर्गेनिक सीख पाओगे, और जो लोग पेपर देने चले गए वो अकार्बनिक रसायन सीख पाए, इनऑर्गेनिक सीख पाएंगे। नहीं, वो जुड़े हैं लेकिन वो मजा नहीं आएगा। जो यहाँ का मजा है वो मजा वहां पर नहीं उनको मिलेगा। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से बेसिक पढ़ के सीख पाएंगे, तो आप उन लोगों से कहीं बराबर आ जाएंगे। कहीं वो आगे होंगे तो कहीं आप आगे होंगे। और जो लोग कहीं नहीं गए हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग भी पढ़ा है और लास्ट भी पढ़ा है, वही हमारे फर्स्ट रैंकर होंगे, है ना? साइड साइड प्लीज, हो गए, बैठ जाए। चलो जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो भाई फटाफट। आज मौसम सही था, लेकिन वो जो है दोपहर तक मौसम बिगड़ गया, क्योंकि 2 और 3 के बीच में बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। 2 या 3 को है ना? मौसम विभाग 2 या 3 को ही बता रहा है शायद। 4 बज गया है? हम ये नहीं कि मैं तारीख समय नहीं बोल रहा हूँ, मैं तारीख कह रहा हूँ 2 या 3 को बीच। हो गया? आप देखिएगा इसके बाद कार्बन जो होता है, हो गया 5 को, 5 में संडे, संडे को होगी। 11-12 छुट्टी है। ये आप लोगों को पता चल गया क्या? किसने बता दिया? अच्छा, तुम लोगों को बता के गए। और ध्यान रखो, एक बात ध्यान से सुन लो, अभी हम जाएंगे, और जो तुमने 11-12 बोला हम कहेंगे छुट्टी बच्चों ने बोली, और नहीं तो तुम अब तो डंडा खाने के लिए रेडी हो जाओ। मैं कहूंगा जरूर कि बच्चे ऐसा इस तरीके का जो है हवा उड़ा रहे हैं कि 11-12 छुट्टी। चलो इधर ध्यान से देखो। अब आप यहाँ पर जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की संरचना जो होती है, यहाँ पर लिखेंगे कार्बन की संरचना। कार्बन की संरचना जो होती है कैसी होती है? संरचना टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल या चतुष्फल
चतुष्फलकी, चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल होती है। कार्बन की संरचना चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल होती है। यहां पर इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, देखो कार्बन जो होता है, इस कार्बन की जो संरचना होती है इसको किसने बताया था चतुष्फलकी होती है? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लीवेल वांट। क्या नाम था? लीवेल वांट। लीवेल वांट ने इस चतुष्फल की संरचना के बारे में बताया था। किसी संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। अगर कार्बन जो आपका मेथेन होता है, मेथेन देखो कार्बन जो आपका इस तरीके से यहां पर इसकी जो संरचना होती है ऐसी होती है, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है, ये आपका यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका। कैसा आता है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। चतुष्फलकी बारे किसने बताया था? लीवेल वाल्ट ने बताया था। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोगों का होगा, ये बना लो। क्या क्या करा? किसको? ये कार्बन जो होता है चतुष्फलकी होता है, इसकी संयोजकताएं कितनी होती है? संयोजकताएं 4 है। तो 4 फलक आपके हैं कि नहीं है? दो कार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच का बंद कोण कितना होता है? तो आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है? कार्बन के चतुष्फलकी संरचना के बारे में किसने बताया? तो आप कहेंगे लीवेल वाल्ट ने बताया था। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की संरचना कैसी होती है, तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होती है। अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बन में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, कार्बन के अब प्रॉपर्टी में है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? आप नेक्स्ट इसी में लिखेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं? नहीं जानते? कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है संकलन गुण। संकलन का गुण नहीं, गुण है। इसका मतलब क्या होता है? कार्बन एक ऐसा परमाणु है, कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो मोर देन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन जो होता है लंबी लंबी श्रृंखलाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। कार्बन में दूसरे कार्बन परमाणु को जोड़ने की क्षमता अधिक होती है। एक दूसरे कार्बन परमाणु जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस गुण को ही हम बोलते हैं संकलन का गुण। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? संकलन का गुण या कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मींस होता है कार्बन अटैच टू ईच अदर कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ ए लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड्स। लंबी श्रृंखला वाले जब कंपाउंड्स का निर्माण होता है,
ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन के बाद किसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई गई? कार्बन आपका ऑर्गेनिक है, कार्बनिक यौगिक है, और इनऑर्गेनिक में कार्बन में सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो पाई जाती है सिलिकॉन में। पहले किसमें पाई गई? कार्बन के बाद फिर किसमें पाई जाती है? सिलिकॉन के बाद फिर किसमें पाई जाती है? सल्फर में भी पाई जाती है। तो मोर देन जो आपकी होती है वो किसमें होती है? कार्बन में होती है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा तत्व या कौन सा परमाणु कैटिनेशन गुण को प्रदर्शित करता है, या इनमें से कौन सा तत्व संकलन गुण को प्रदर्शित करता है, या आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा यौगिक कैटिनेशन प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। तो कैटिनेशन का मतलब आप समझ गए कि जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन या संकलन का गुण कहते हैं। जैसे मान लो ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका इधर कार्बन है। अब कोई ये कार्बन है, मान लो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ गया, इससे फिर ये जुड़ गया, इससे इधर ये जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया, यहाँ पर ये जुड़ गया, यहाँ पर ये जुड़ गया, यहाँ पर ये जुड़ गया। मतलब कोई भी कार्बन कहीं पर जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर बना, ये बन गया, इसको आप ऐसे बना दो, ये आपका ऐसे बन गया, इधर आपका ऐसे बन गया, ये आपका ऐसे बना, इधर आपका ऐसे बन गया, ये आपका ऐसे बना, ये ऐसे बन गया। तो जिस आपका गुण जो होता है, ये गुण कौन सा गुण है भाई? संकलन का गुण है। श्रृंखला मतलब होता है चैन। ये आप समझ पा रहे होंगे, संकलन का गुण होता है चैन। तो चैन का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर संकलन गुण, या हम बोलेंगे इसको कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो लिखो भाई, जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर, जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला वाले, जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला वाले, जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं? कैटिनेशन या संकलन का गुण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है? बात समझे कि नहीं समझ पाए भाई? हो गया? हो गया भाई कि नहीं? नो सर। क्यों भाई, समझ में आया? कुछ नहीं आया? आया? अब हम लोग आगे लिखेंगे कि जो कार्बनिक जो होते हैं संकलन का गुण होता है, इसके बाद नेक्स्ट गुण इसमें जो होता है वो कौन सा होता है? आ? क्या बोला जाए? चुमकी उमकी नहीं होता। एक इसमें गुण जो होता है वो होता है होमोलोगस सीरीज का गुण होता है, होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज को हिंदी में कहते हैं समजात श्रेणी। क्या बोलते हैं? और समजात श्रेणी समझाने के लिए ध्यान से सुनो इधर, समजात श्रेणी अभी हम आपको बताएंगे तो वो मजा आएगा। हम उसको बताएंगे कब मुझे बताना है, नहीं कल नहीं। तुम गधे हो यार पूरे, तुम लोग अपनी तरफ से पहले बता लेते हो कि हमारा कहने का मतलब है होमोलोगस सीरीज जब आप फंक्शनल ग्रुप का ज्ञान रखते होगे तब आपको अगर हम होमोलोगस सीरीज बताएंगे समझा श्रेणी तब आपको समझ पाओगे। अगर अभी हम बताएंगे तो अभी आपको फंक्शनल ग्रुप का ज्ञान नहीं है। हाँ, अब बात सही पकड़ में आया तुम्हारे। अब आप इसमें लिखेंगे इधर कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। लिखो, कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं समजात श्रेणी और एक होते हैं विषमजात श्रेणी। एक आपके कैसे यौगिक हो गए? समांगी, मतलब होमोलोगस यौगिक दो प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बताया? समजात नहीं, इसमें समचक्री लिखिए, समचक्री, दूसरा विषम चक्री। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं भाई? कितने प्रकार के होते हैं कार्बनिक यौगिक?
कितने प्रकार के यौगिक? दो प्रकार के होते हैं कार्बनिक यौगिक, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? एक आपका होता है समचक्री। क्या होता है भाई? समचक्री। और एक होता है विषम चक्री। ध्यान से देखते जाओ इधर। समचक्री को बोलते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। और ये आपका होता है हेट्रोसाइक्लिक। एक आपका होगा विषम चक्री, एक आपका क्या होगा? अब विषम चक्री और समचक्री का मतलब क्या होता है? जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु ना हो। अब आप कहोगे हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन उसका असिस्टेंट है, वो उससे कोई मतलब सहपाठी है। बिना हाइड्रोजन के तो काम चलेगा। इधर देखो भाई, जैसे हमने लिखा यहां पर CH2, CH2 और यहां पर CH2 और यहां पर ये देखो, इसमें कार्बन कार्बन ही है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो उसका असिस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। तो कार्बनिक यौगिक जो है आपका समचक्रीय है। ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन परमाणु ही उपस्थित होते हैं उन्हें हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। और विषम चक्रीय परमाणु में जो विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त, और अतिरिक्त होता कौन कौन है? अतिरिक्त इसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और NOS। तीन परमाणु ऐसे होते हैं जब किसी कार्बन परमाणु की जगह जो उपस्थित होंगे रिंग में या चक्रीय यौगिकों में, तो उन्हें हम बोलेंगे विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलेंगे? जैसे हमने यहां पर ये बनाया और यहां पर हमने ये नाइट्रोजन लगा दिया। अब यहां पर हर जगह पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर, लेकिन यहां पर आपका क्या हो गया? तो कार्बन के अतिरिक्त है ना। और इस यौगिक को हम बोलते हैं पेरिडिन। क्या बोलेंगे? और ये यौगिक जो होगा ये कैसा होगा? विषम चक्रीय यौगिक होगा। क्या होगा? जैसे हमने यहां पर ये बना दे और यहां पर ये नाइट्रोजन मैंने लगा दिया। ये आपका है, देखो कार्बन के अतिरिक्त फिर रिंग में घुस गया कौन? नाइट्रोजन। ये आपका पायरोल है। क्या है? और ये भी आपका विषम चक्रीय यौगिक है। जैसे हमने आपको यहां पर ये बनाया होता CH2 और CH2 और CH2। देखो ये कैसा यौगिक है? समचक्रीय। जब कार्बन ही केवल उपस्थित हो तो, और जब कार्बन के अतिरिक्त कोई हो, कौन होगा? NOS। या आप ऐसे कर सकते हैं NSO, NSO। जब किसी भी कार्बन श्रृंखला यौगिक में कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर परमाणु उपस्थित होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और बाकी बात होगी कल। बाकी बात कब होगी? कल।
चलो आवाज आ रही है? ठीक है। कल कहां तक पढ़ लिया था लास्ट में? लास्ट सेटिंग क्या पढ़ी थी? हाँ, क्या बताया था? अच्छा, हो गया था? अरे बोलो भैया, पक्का? श्योर? याद है? बताओ। जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट? अबे और क्या होता है बे? हैं? कैसा होता है प्रोकैरियोट? कैसा होता है प्रोकैरियोट? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? कैसा होता है यूनिसेलुलर? एक कोश की बहुकोश की? एक कोश की? कौन से किंगडम में? किसमें? मोनेरा? किसमें? मोनेरा? किसमें? इसमें केंद्रक पाया जाएगा? केंद्रक झिल्ली, कोशिकांग, राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाएगा? कितना? कितना? जोर से बोलो। 70 है। कितना है? 70 है। ये तो पता था। उसके बाद जनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। कहाँ चले गए थे कल? कल नहीं आए थे तुम? कहाँ है? क्या हो गया था? ये जो हल्का हल्का सुरूर चलो आगे। तो जनन के बारे में पढ़ लिया। जनन लैंगिक अलैंगिक अलैंगिक बाइनरी फिजन। खाली खजुआओ के बोलोगे भी तो बोला करो भाई, हम बोल रहे हैं तो बोला करो। मैं खाली खजुआ ही रहे हो जहाँ देखो वहीं खजुआए पड़े हैं। अरे भाई बोलो। चलो। अरे वो याद कर रहा है बेटा तुम्हें? अब कौन है वो तो समुद्र की गहराई में जाने के बाद पता चलेगा। चलो तुम लोग समझदार बहुत हो गए हो, बहुत समझदार। क्यों स्वामी तुलसीदास जी? चलो आगे। क्या है हमारे? भाई आप हमारे चेला हैं तो कोई डाउट थोड़ी है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे मत बजाओ बेटा, गलत है ये। ऐसे चलो, तुम्हारा भी हालात तो सही नहीं चल रहा है। चलो शांत रहो भाई। भाई आदत सुधार लो कि तुम भी भावनाओं में बह गए हो। चलो आज थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग, कुछ नई बातें सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी बात है। आज हम ये पढ़ेंगे। अच्छा मैंने कुछ पोषण के बारे में बताया ना। पोष बताते बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? दो। क्या बताया? कितने टाइप के? दो। पहला, पहली बार हिंदी बोलो, क्या है? स्वपोषी। कैसा है? स्वपोषी। और दूसरा परपोषी। क्या स्वपोषी को ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कितने टाइप के? दो। जल्दी बोलो। दो। कितने टाइप के? दो। पहला, पहला प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। पहला प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। फिर देखो चलिए चलिए चलो आगे ना। तो जो परपोषी है, परपोषी मैंने बोला जो परपोषी है, क्या परपोषी हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो परपोषी ज्यादा बैक्टीरिया के स्वपोषी? वो लिखा होगा। ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे हैं? परपोषी। हमारे लिए जो लाभदायक है परपोषी, रोग फैलाते हैं परपोषी। ये तो है। अरे बोलो मेरे लाल। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैज्ञानिक के नाम है, पहले उसको लिख लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट लिखो जरा, मैं बोल रहा हूँ जो समझने वाली चीज बता रहा है। लिखो जरा, कुछ समझ में बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखो जरा। बैक्टीरिया की खोज या जीवाणु की खोज, सबसे पहला पॉइंट। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ लिखा बेटा बैक्टीरिया। अभी याद करेंगे बाद में चल करके, तो कुछ डायरेक्ट पॉइंट है इसको याद कर लेंगे, सही रहेगा। पहला पॉइंट बेटा इसकी खोज के बारे में। क्या बेटा? खोज लिखेंगे पहला पॉइंट। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लिखो पहले तो, बोलो लिखो जरा। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने 1683 1683 में किया था। 1683 में किया था। दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया को वर्मीज नाम, VERMES, बैक्टीरिया को वर्मीज नाम कैरोलस लीनियस, बैक्टीरिया को वर्मीज नाम कैरोलस लीनियस ने दिया। बैक्टीरिया को वर्मीज नाम कैरोलस लीनियस ने दिया। ब्रैकेट में 1758, ब्रैकेट में 1758, 1758, 1758। तीसरा पॉइंट, एरनबर्ग ने सबसे पहली बार जीवाणु नाम दिया। एरनबर्ग, ऐसे लिखेंगे, जीवाणु नाम सबसे पहले, जीवाणु नाम सबसे पहले एरनबर्ग ने दिया। एरनबर्ग, अंग्रेजी में लिखते हैं एहरनबर्ग। सबसे पहली बार एहरनबर्ग ने दिया। जीवाणु नाम सबसे पहली बार एहरनबर्ग ने दिया। 1829 लिखेंगे ब्रैकेट में, 1829, 1829, 1829, 1829। अगला लिखेंगे, अगला किण्वन या, किण्वन या फर्मेंटेशन नाम, किण्वन या फर्मेंटेशन नाम, किण्वन या फर्मेंटेशन नाम लुईस पास्चर ने, या किण्वन या फर्मेंटेशन लुईस पास्चर ने बताया। किण्वन के बारे में, के बारे में लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ने बताया, लुईस पास्चर ने बताया, लुईस पास्चर ने बताया। अगला रोगों की उत्पत्ति, लिखेंगे रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा होती है। लिखेंगे रोगों की उत्पत्ति, उत्पत्ति, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा होती है।
रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा होती है, यह बात लुईस पास्चर ने बताई। यह बात लुईस पास्चर यह बात लुईस पास्चर ने बताई। यह बात लुईस पास्चर ने बताई। अब लिखेंगे, जानवरों में एंथ्रेक्स रोग, जानवरों में एंथ्रेक्स रोग, जानवरों में एंथ्रेक्स रोग, जानवरों में एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग के बारे में रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, जानवरों में एंथ्रेक्स रोग के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था। रॉबर्ट कोच ने बताया था। रॉबर्ट कोच ने बताया था। अगला लिखेंगे, मनुष्यों में क्षय रोग, हैजा रोग, मनुष्यों में, अगला पॉइंट, मनुष्यों में, जिसको बोलते हैं टीबी, टीबी बोलते हैं क्षय रोग, क्षय रोग, और कौन सा है, दूसरा है हैजा, इसको कॉलरा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉलेरा, ये सब बैक्टीरिया से बीमारी है। मनुष्यों में क्षय रोग, हैजा रोग के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था। मनुष्यों में क्षय रोग, हैजा रोग के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था। रॉबर्ट कोच ने बताया था। रॉबर्ट कोच ने बताया था। अगला, सबसे पहली बार जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन, आर्टिफिशियल कल्चर, सबसे पहली बार जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने ही किया था। रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच ने किया था। आर्टिफिशियल कल्चरिंग रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है। अगला, जीवाणुओं को साइजोमाइसिटीज कहा गया, या लिखेंगे जीवाणुओं को सबसे पहली बार, जीवाणुओं को सबसे पहली बार, जीवाणुओं को सबसे पहली बार, सबसे पहली बार साइजोमाइसिटीज नाम नगेली नाम के वैज्ञानिक ने या नगेली ने कहा या बताया। साइजोमाइसिटीज नाम नगेली ने बताया या नगेली ने कहा। तो जीवाणुओं को साइटोमाइसिटीज कहा गया, ये बात सबसे पहली बार नगेली ने बताई। नगेली वैज्ञानिक थे, नगेली, हाँ जीवाणुओं को साइटोमाइसिटीज नाम, जीवाणुओं को साइटोमाइसिटीज नाम सबसे पहली बार नगेली ने कहा या दिया, नगेली ने दिया। ठीक है, जीवाणुओं को साइटोमाइसिटीज दिया, नगेली ने दिया। लास्ट लाइन लिखेंगे इसी के, देखो जरा, एंटीसेप्टिक थ्योरी, एंटीसेप्टिक थ्योरी या प्रतिरोधी मत, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक थ्योरी, ये सब डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। एंटीसेप्टिक थ्योरी या इसको बोलते हैं प्रतिरोधी मत, मत, एंटीसेप्टिक थ्योरी या प्रतिरोधी मत, जोसेफ लिस्टर ने, एक साइंटिस्ट उनका नाम था जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर ने बताया या दिया, जोसेफ लिस्टर ने दिया। ये कुछ ऐसे सवाल है जो कभी-कभी एग्जाम में आते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आते रहते हैं। और दो तीन पॉइंट लिखिए जरा, नोट कर लिखेंगे, नोट, नोट कर लिखेंगे जरा, नोट, नोट करके बहुत विधिवत तरीके से। सबसे पहला पॉइंट नोट का, सबसे पहला पॉइंट नोट लिखेंगे, लिवेनहॉक को, लिवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लिवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता लिवेनहॉक, जीवाणु विज्ञान का पिता लिवेनहॉक को कहा जाता है। दूसरा, लिवेनहॉक को कहा जाता है, दूसरा लिखेंगे, सूक्ष्म जैविकी के पिता, सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता या सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पास्चर को कहा जाता है। लुईस पास्चर को कहा जाता है। और तीसरा सबसे अंतिम, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट, आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। आधुनिक, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। एक पॉइंट लेंगे, लास्ट चौथा पॉइंट, इसी में चौथा पॉइंट, क्योंकि सब किताबों में नहीं मिलेंगे, खोजोगे तो खोज नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत के बाद कुल कलेक्शन किया गया, लिख लिखा करके, पढ़ करके। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो जरा, 1885 से 1914 के बीच के काल को, 1885 से 1914, 1885 से 1914, 1885 से 1914 के बीच के काल को, सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग कहा गया। सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग, सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग कहा गया। सूक्ष्म जीवों का क्या कहा गया भैया, स्वर्ण युग कहा गया। कितने पॉइंट हो गए टोटल लिखे आपने, टोटल कितने लिखे हैं, 14। और एक बार 14 पॉइंट को 4 मिनट में याद करिए जल्दी से, तो मैं याद करा रहा हूं एक बार जल्दी से, कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल बी कंसंट्रेट, जल्दी से बिल्कुल फटाफट।
बिल्कुल बोल बोल के जल्दी याद करिए, सुनाइए मैं फटाफट से। इसको मैं याद करा रहा हूँ क्या, जल्दी से। गोस्वामी कहाँ गई थी तुम? क्या? क्यों? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आज नहा के नहीं आए हैं? आज नहीं, कुछ लोग नहीं नहाए होंगे। सनी तुम नहाए नहीं हो ना? सनी नहाए नहीं हो ना? जो समझ गए हम जान गए बैठे बैठे। चलो, कौन? तुम तो रोज नहाते हो। इंस्टा वाला। हमने भी अपनी इंस्टाग्राम बनाया है अभी 2 दिन पहले। हाँ, अब आईडी मुझे पता नहीं क्या कहाँ मिलती आईडी। वही आयुष एग्रीकल्चर वाली, मेरा वही आईडी है। वही की आईडी होती है, यही है इंस्टाग्राम आईडी। हाँ यही है। ओ, है? मैं तो सर्च हो गया, याद हो गया? नहीं मिली? याद कर लिया? पंडित, याद हो गया? बताओ, अगर याद होगा तो जल्दी से बता दो फटाफट। जल्दी याद करो, जल्दी फटाफट से याद करिए, जल्दी सारे पॉइंट। मिल गया? हुआ भाई? टोटल 14 पॉइंट है, टोटल 14 है, ठीक है? चलो बताओ, सबसे पहला पॉइंट, जो स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया ना, कब से कब तक? 1800 1885 से 1914। जरूर याद करके जाइए, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज कोई पढ़ाता नहीं, सब छोड़ देते हैं, खाली बस जीवाणुओं का रोग कौन है, विषाणु का रोग कौन, खत्म। तो थोड़ा सा याद करके जाइए, हो सकता है कभी काम आ जाए फ्यूचर में। चलिए ये बताओ, जीवाणु की खोज किसने किया? लेवेनहॉक। बस एक लाइन क्या बोलेंगे? लेवेनहॉक। कब किया? 1683। बोलो बोलो बोलो। वर्मीज नाम किसने दिया? कैरोलस लिनियर। किसने दिया? कैरोलस लिनियर। याद रखना, सवाल पूछता है वर्मीज नाम किसने दिया? कैरोलस लिनियर। अगला नाम समझो बेटा। जीवाणु नाम किसने दिया? एरेनबर्ग। जरूर याद करिए। फिर से किसने दिया? एरेनबर्ग। वर्मीज नाम लिनियस। ये बोलो लिनियस खाली, वर्मीज नाम लिनियर। एरेनबर्ग क्या दिया? जीवाणु नाम। किण्वन के बारे में लुईस पास्चर। बोलो लुईस पास्चर। रोगों की उत्पत्ति का रोगाणु का द्वारा होती है, किसने बताया? लुईस पास्चर। किसने बताया? लुईस पास्चर। क्या जानवरों में एंथ्रेक्स रोग होता है? यस सर। किसने बताया? रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच ने मनुष्य में कुछ बीमारी बताई? पहला 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 क्षय रोग, दूसरा हैजा। किसने बताया? रॉबर्ट कोच। किसने बताया? रॉबर्ट कोच। आगे फिर तुमने पढ़ा कि एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दिया? जोसेफ लिस्टर। अभी मैं किसी पूछ रहा हूं, किसने दिया? जोसेफ लिस्टर। आगे जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? रॉबर्ट कोच। किसने किया? रॉबर्ट कोच। जीवाणु को साइटोमाइसिस में रखा। बोलो नगेली। किसने? नगेली। बोलो नगेली। किसने दिया? नगेली। किसने दिया? नगेली। किसने दिया? बोलो नगेली। किसने दिया? नगेली। फिर 4 पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जीवाणु विज्ञान का पिता? बोलो लेवेनहॉक। सूक्ष्म जीवान का? लुईस पास्चर। आधुनिक? रॉबर्ट कोच। कभी भूल जाना, क्योंकि आधुनिक सबसे बाद में, सबसे लेटेस्ट किसने बताया? रॉबर्ट कोच। और फिर तुमने पढ़ा कि स्वर्ण युग कब बोला गया? 1885 से 1914। 1885 से 1914। चलो बच्चों फिर से बिना देखे फटाफट अगर बता पाओगे तो एक बार याद करोगे? हो गया? चलो बताओ, वर्गीज नाम? वर्गीज नाम? वर्गीज नाम? एरनबर्ग ने क्या बताया? है? जीवाणु नाम किसने दिया? एरनबर्ग। बोलो एरनबर्ग। बोलो। क्या जानवरों में रोग कौन सा? एंथ्रेक्स। किसने बताया? क्या मनुष्य में रोग हुआ? कितने? 2। पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा। किसने बताया? बोलो रॉबर्ट हुक। किसने बताया? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक की कोच है, कोच। हुक मत लगा देना है, पक्का? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता? बोलो। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता? जीवाणु विज्ञान के पिता? बोलो बोलो। तो याद हो गया? नहीं याद हुआ? एक बार याद करें तो 2-3 बार याद करो तो दिमाग चढ़ जाएगा। घर पे जाके जरूर याद करिए। आपको 3 बार याद कर, 2 बार मैं याद करा रहा हूँ, एक बार आपको रूम पे याद करना, उसके बाद रिवीजन होगा तो 15 बार 300 बार 400 बार हम याद करा देंगे, तो हमेशा याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो फिर बताओ, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो हर बंदा, तो कोई टीचर किसी का सिलेक्शन नहीं कराता है, कोई टीचर किसी का सिलेक्शन नहीं कराता। हमारा काम है पढ़ाना, याद कराना, लर्न कराना, तुमको बताना किस प्रकार से सवाल आएंगे, क्योंकि वो काम तुम करते हो रूम पे जाके, तो चीज अच्छी हो जाती है। अब खाली हम ही बस डिशुम डिशुम करें तो पढ़ो ना, सिलेक्शन होगा? 100% सिलेक्शन का जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रखो, जैसा तुम करोगे वैसे मिलेगा। और ये उम्र ऐसी कि एक बार तुम कहीं तुम्हारा मन लग गया कहीं और,
रिजेक्शन नहीं होगा, बड़ी खतरनाक बीमारी उम्र है ये। हाँ तो हाँ, ये बात ध्यान रखियो, ये बात ध्यान रखियो कि कहीं मन न लगे। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती है, कौन ऑक्साइड तो निकलती है जो अट्रैक्ट करती है, अब ऑक्साइड कौन सी मुझे पता नहीं। चलो इसका नाम क्या है? क्या नाम है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खोज किसने किया? तो तुमको जल्दी बोला किया, वर्मीज, जीवाणु नाम, कीड़वन, रोगपति, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसमें 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 एंथ्रेक्स रोग किसमें? जानवरों में। किसने बताया? रॉबर्ट कोच। किसने बताया? रॉबर्ट कोच। तुम्हें पता चल जाता तुरंत। चलो आगे, तो बताया आगे आगे, कॉन्फिडेंस रहो बिल्कुल। इसका नाम क्या है? टीबी है, टीबी, टीबी की टीबी है, बी नहीं बी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, नहीं तो टेलीविजन हो जाएगा। मान लो कोई पूछे टेलीविजन रोग किससे होता है? जीवाणु के विषाणु। नहीं हो सर, नहीं होता, नहीं, ये बोलो कि नहीं होता रोग। चलो अगला, तो 6 रोग मनुष्यों में है, बोलो किसने बताया? किसने बताया? हैजा किसमें? क्या ये सब बैक्टीरिया से बीमारी है? किससे? तो अगर मैं बोलूं एंथ्रेक्स जीवाणु की विषाणु, हैजा, 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 हैजा जीवाणु, और टीबी किसने बताया? किसने बताया? रॉबर्ट कोच। जीवाणु एक कोशिकी की बहुकोशिकी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट है, कौन सा किंगडम? कौन सा? कौन सा? मुस्कुरा के बोलो, कैसा? मोनेरा। कैसा है? मोनेरा। आगे आओ, क्या तुमने जीवाणुओं का स्वरयुग पढ़ा है? कब से? क्या जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया गया? किसने किया? किसने किया? साइटोमाइसीटी का नाम सुना है? किसने किसने? साइटोमाइसीटी में जीवाणु की विषाणु, जीवाणु बोलो, जीवाणु बोलो, जीवाणु कौन है? जीवाणु, जीवाणु विज्ञान का पिता बोलो, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान, आधुनिक जीवाणु विज्ञान। याद हो गया? अरे याद हुआ? हाँ भैया, गर्मी आ गई, तो जहां हम खड़े होते वहीं गर्मी आ जाती है, यही तो बात है। क्योंकि गर्मा गए नहीं, मुझे गर्माओ नहीं। चलिए लिखिए आगे लिखिए। देखो आज मैं बहुत सारा कंप्लीट करना, देखो पहला पेज तो कंप्लीट हो गया, ये 14 पॉइंट आपको बहुत काम देंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारी किताब से मिला करके पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा जो, शांत रहो यार, दूसरा जो पॉइंट पढ़ना में, जीवाणुओं के लक्षण क्या है, क्या क्या लक्षण होते हैं, हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया, हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बैक्टीरिया, या बोलेंगे जीवाणुओं के लक्षण, हेडिंग डालेंगे जीवाणुओं के लक्षण, जीवाणुओं के लक्षण, मोटी मोटी हेडिंग डालो बीच में बिल्कुल, जीवाणुओं के लक्षण, लक्षण में देखो ऐसे है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं के लक्षण कि जीवाणु कैसे हैं, कैसे हैं, और ठीक है कैसे हैं, लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यह जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, इसको जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, पढ़ सारे पॉइंट, इसको जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। तो जिन बच्चों का छूट गया तो उनको रिवाइज कराते रहूं दोबारा, ठीक है, जो बच्चे शुरू में आज इसका छूट गया है तो छूटना नहीं पाएगा, ये भी चेक कर, ठीक है, सब पढ़ा देंगे उनको। लिखेंगे इसको जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, इसको जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे, दूसरा, सभी जीवाणु एक कोश की होते हैं, पढ़ लीजिए, सभी जीवाणु एक कोश की होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं है, ठीक है, सभी जीवाणु एक कोश की होते हैं। अगला, सभी जीवाणु प्रोकैरियोट्स होते हैं, सभी जीवाणु प्रोकैरियोट्स होते हैं, सभी जीवाणु प्रोकैरियोट्स होते हैं, सभी जीवाणु प्रोकैरियोट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, सभी जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सभी जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सभी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी कोशिका भित्ति, फिगर बनाएंगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा लिपिड, प्रोटीन तथा लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड, या प्रोटीन प्लस लिपिड या पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, पेप्टाइडोग्लाइकन्स तथा, पेप्टाइडोग्लाइकन्स तथा म्यूरेमिक अम्ल, पेप्टाइडोग्लाइकन्स तथा म्यूरेमिक अम्ल, म्यूरेमिक अम्ल या म्यूरेमिक एसिड बोलते हैं, म्यूरिक अम्ल से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स या म्यूरिक अम्ल से मिलकर बनी होती है। अगला पॉइंट, अगला, जीवाणुओं के अंदर केवल, जीवाणुओं के अंदर केवल एक डीएनए पाया जाता है, सिंगल डीएनए, जीवाणुओं के अंदर केवल सिंगल डीएनए पाया जाता है, एक डीएनए पाया जाता है, जीवाणुओं के अंदर सिंगल डीएनए या एक डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है। अगला पॉइंट, जीवाणुओं के अंदर आनुवंशिक पदार्थ, जीवाणुओं के अंदर आनुवंशिक पदार्थ, जीवाणुओं के अंदर आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोइड, देखो क्या, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर में पाया जाता है।
जैसे बोले न्यूक्लियर जीनोफोर तुरंत आंसर आएगा प्रोकैरियोट, बिना सोचे समझे, ठीक है, मैंने पहले बताया भी होगा न्यूक्लियर जीनोफोर में पाया जाता है। अगला पॉइंट अगला लिखेंगे, जीवाणुओं के अंदर 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणुओं के अंदर 70 एस प्रकार के 70 एस टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जीवाणुओं के अंदर 70 से 70 टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगला, इसके अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसके अंदर कोई भी कोशिकांग जैसे, कैसे, इसके अंदर कोई भी कोशिकांग जैसे, इसके अंदर कोई भी कोशिकांग जैसे, जैसे केंद्रक, जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमन लगाता है ना, केंद्रक कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी इत्यादि इत्यादि, तथा केंद्रक झिल्ली इत्यादि के साथ तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला, इसमें जनन द्विविभाजन या बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसमें जनन द्विविभाजन या बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। यह अलैंगिक जनन का भाग होता है। यह अलैंगिक जनन का भाग, इसमें जनन बाइनरी फिजन या द्विविभाजन के द्वारा होता है। इसमें जनन बाइनरी फिजन या द्विविभाजन के द्वारा होता है। यह अलैंगिक जनन का भाग होता है। अलैंगिक जनन का भाग होता है। और अगली लाइन सबसे लिखेंगे लिखेंगे वेरी 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 महत्वपूर्ण 2024 में आने वाला है। देखो जरा अगला लाइन नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जरा, जीवाणु 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 थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। जीवाणु थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। जीवाणु थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। इसमें कभी भी भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कभी भ्रूण का निर्माण नहीं होता, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, इसमें कभी भ्रूण का निर्माण नहीं होता, भ्रूण का निर्माण नहीं होता। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? बोलो बेटा, किसी बच्चे को समस्या? अरे बोलो भाई, अगली मोटी मोटी हेडिंग डालेंगे। आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। साइज, आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कितने टाइप भैया? 4। आकार के आधार पर कितने टाइप के हैं? 4। शेप के आधार पर, किसके आधार पर? शेप, शेप के आधार पर, किसके आधार पर भैया? शेप के आधार पर कितने टाइप के बेटा? 4। कोई बताएगा मुझे? कोई ऐसा है जो बता दे? खड़े हो, कैसा होता है फोकस? बोलो ना, जिसको जिसका मन वो बताए खड़े होकर। कोई ऐसा जो बताना चाहता है? अब कोई नहीं उठाएगा। कोई है कोई? अब कोई नहीं बोलेगा, सब चुप हो गए। यही तो समस्या तुम्हारी है, जब बोलने की बारी आती है तो चुप हो जाते हो, जब बोलने की बारी नहीं आती तो मेढक की तरह टाटा करते हो। अरे भाई बोलो, बताओ, मैं तो पूछ रहा हूं ना। बोलो, किसे पता है? बताओ, सबसे बताओ कौन है इस वेरिएबल? ठीक है, ठीक है, देख लिया। दूसरा चलो बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा क्या? सबसे पहले दूसरा बेटा, सबसे पहले पहला क्या लिखते हैं बेटा? बैसिलस। क्या लिखते हैं? बैसिलस। बैसिलस बेटा किस शेप का है? रॉड शेप। किस शेप का है? रॉड शेप। पहला आंसर याद करिए, बैसिलस रॉड शेप। दूसरा विब्रियो। विब्रियो कैसा बेटा? कॉमा शेप। कैसा है? कॉमा, कॉमा जानते हो, कॉमा लगाते हो तुम, कॉमा शेप। तो तीसरा बताओ, बोलो। कोकस, 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 कोकस क्या बोलेंगे? स्फेरिकल। कोकस कैसा भैया? स्फेरिकल, गोल शेप। कैसा? राउंडेड। स्फेरिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राउंडेड, गोल के आकार का, गोल सा होता है, राउंडेड। चौथा बताओ, बोलो भैया। स्पाइरुलम। स्पाइरल मतलब क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट या एब्सेंट? अरे फ्लैजिलेटेड या क्या बोलेंगे? स्पाइरल, ये तो बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला क्या होगा? प्रेजेंट। तो ये 4 नाम याद करके जाइए, सवाल पूछा जाता है। इस शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? 4। लिखिए इसको, उसको और बताते हैं क्या हो रहा है। हो गया? मतलब बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल सब चले गए ना, बहुत सारे बच्चे। तुम लोग पास आउट हो क्या? कोई ऐसा तो जिसमें 12th में कोई ऐसा है? 12 में? अच्छा, उसे तुम याद है। चलो अगले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालो, गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता या कसाबिका के आधार पर। अगले हेडिंग है गतिशीलता या कसाबिका के आधार पर, गतिशीलता या कसाबिका के आधार पर, गतिशीलता या क्या बोलेंगे? कसाबिका। कसाबिका मतलब फ्लैजिला, फ्लैजिला के आधार पर, क्योंकि फ्लैजिला के आधार पर, क्योंकि फ्लैजिला तो गतिशीलता है। पहला लिखो जरा, पहली हेडिंग लिखो जरा, कौन कौन से बैक्टीरिया? पहला है ए ट्राइकस, हमें सब लिख रही है। पहला है ए ट्राइकस, हिंदी बिल्कुल सेम है।
ए ट्राइकस, दूसरा मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, तीसरा है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, हिंदी बिल्कुल सेम है, लोफोट्राइकस, चौथा एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पांचवा पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। इसमें देखो ऐसे होता शेप, ऐसे होगा, इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इसमें ऐसे होगा, एक सिरे पर केवल एक फ्लैजिला, इसमें ऐसे होगा, एक सिरे पर गुच्छे के रूप में फ्लैजिला, इसमें ऐसे होगा, ऐसे होगा, दोनों सिरे पर फ्लैजिला, दोनों सिरे पर फ्लैजिला, इसमें होगा पूरी बॉडी पर फ्लैजिला, पूरी बॉडी पर फ्लैजिला। बनाओ इसको। हो गया? चलो भाई, अब बताओ पांचों का मतलब क्या है? ऐसा जीवाणु जिसके सिरे पर कोई फ्लैजिला नहीं है, तो बताओ ये गतिशील होगा कि गतिहीन? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भैया। जिसके एक सिरे पर केवल एक फ्लैजिला, बोलो मोनोट्राइकस। क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकर। जिसके एक सिरे पर दो तीन चार कई फ्लैजिला, लोफोट्राइकर। जिसके दोनों सिरे पर फ्लैजिला, पूरे शरीर पर फ्लैजिला, पेरीट्राइकस। बोलो, नहीं समझे? फिर से बताओ। जिसके सिरे पर कोई फ्लैजिला नहीं, बोलो ए ट्राइकस। जिसके सिरे पर कोई फ्लैजिला नहीं, ए ट्राइकस। जिसके सिरे पर पूरा फ्लैजिला, बोलो पेरीट्राइकस। वो बोलने वाले थे मोनोट्राइकस। जिसके दोनों सिरे पर फ्लैजिला, बोलो एम्फीट्राइकस। एक सिरे पर गुच्छे के रूप में, बोलो लोफोट्राइकस। देखते बताओ, अब तुमको बताना है, बोलूंगा। बोलो लोफोट्राइकस क्या है? लोफोट्राइकस हाँ, एक ही गुच्छे के रूप में, दोनों सिरे पर गुच्छे के रूप में, कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत सारे ऊपर नीचे। बोलो पेरीट्राइकस। कौन गतिशील हो, गतिहीन होगा? क्यों है? फ्लैजिला नहीं है। शेप के आधार पर कितने टाइप के? चार। कितने टाइप के? चार। पहला 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 पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा और चौथा। बोलो, कर पाओगे? अरे बोलो भैया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कर पाओगे। पक्का? क्या हो गया? क्या हो गया? लाइट चली गई? क्या बोला? लाइट चली गई? लाइट से क्या मतलब तुमको? तो तुम्हारा दिमाग लाइट पे, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा दिमाग लाइट पे, इसीलिए तो यही समस्या तुम लोग की। समस्या यही है, पढ़ाओ कुछ और, समझ कुछ और आता है। चलो, बस तुमको ये चिक चुप करता है तो हाँ, अच्छा लगता है तो भाई, अच्छा लगेगा ये। चलो फिर से बताओ, हमने बोला यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में कुछ चीज लिखी है। जीवाणु के अंदर एक डीएनए के बहुत सारे, बच्चा पढ़ता जीवाणु लक्षण क्या लिखा? जल्दी बोलो क्या लिखा जीवाणु लक्षण? जल्दी सुना फटाक से, सारे पॉइंट सुनने वाला मुझे। जिसके सिरे पर कोई फ्लैजिला नहीं, एक फ्लैजिला, गुच्छे के रूप में, दोनों सिरे पर, पूरे शरीर पर, तो इसमें से कौन ऐसा जो गति नहीं कर पाएगा? कौन ऐसा जो बहुत तेज गति करेगा? क्योंकि इसमें फ्लैजिला ज्यादा है। अपनी किताब में नहीं लिखा है, वो अपने दिमाग के ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा फ्लैजिला, दो ही पैर है तो दो ही चलोगे, चार पैर और तेज चलोगे, आठ पैर होंगे तो और तेज, और नहीं होंगे तो बताओ। क्या तुमने जीनोफोर का नाम सुना है? जीनोफोर, तो जीनोफोर प्रो कैरियोट यूकैरियोट, जीनोफोर का दूसरा नाम बताओ। न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। इसमें चरण होगा? अरे बोलो, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। बोलो, बाइनरी फिजन। और ये तो बाइनरी फिजन ना? नहीं होगा। उसके बाद कई अलैंगिक का पार्ट है, युग्म का निर्माण होगा, युग्म का निर्माण नहीं होगा। बस हम ऐसे करेंगे तो हाँ बोलो, हाँ होगा होगा। इसमें नहीं होगा। खरगोश का नाम सुना है? खरगोश का नाम क्या है? ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलर, ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलर, ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलर। पक्का? अरे बोलो भैया, खरगोश के अंदर कितने दांत? बोलो, हमने पता है कुल कितने आएंगे? कौन से दांत नहीं है? कहाँ है? बहुत बढ़िया भाई, ताली बजाओ भाई जोर से भाई। भाई देखो, जवाब आप आराम से दीजिए, कोई जल्दीबाजी थोड़ी ना, मैं हमको
कोई जाना थोड़ी नहीं है, तुमको कहीं जाना है, ये तो है। चलो आगे, बहुत बढ़िया। क्या मनुष्य के दांत का फॉर्मूला पता है? ठाकुर बताओ बेटा क्या फॉर्मूला है मनुष्य के दांत का फॉर्मूला? वहीं वहीं मोड़ एकदम बढ़िया लगता है, दंगल करोगे, बताओ हैं? क्या बोले? रिवाइज नहीं किया? कब करोगे भैया? जब ससुराल जाओगे तब? ससुराल मतलब एग्जाम देने जाओगे तब? बैठो। दांत का फॉर्मूला पता मनुष्य के? क्या फॉर्मूला है? कुल कितने? कुल कितने? बच्चों में कितने? बच्चों में? बच्चों के दांत का फॉर्मूला बताओ। बैठो। कौन सा दांत नहीं होता बच्चों में? बच्चों बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? सर प्रीमोलर नहीं है। क्यों? तुलसीदास जी? चलो कोई नहीं, कर पाओगे ना? चलो बाकी भी कल पढ़ेंगे।
ठीक है, आगे सब गिनती गिनो।